नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सिंपल बैंकिंग। आज की इस वीडियो में हम भारतीय बैंक की संरचना और बैंकों के प्रकार के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि वर्ष 1955 तक वाणिज्यिक बैंक निजी कंपनियों के हाथों में थी और भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों की स्थापना तथा उसके बाद बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने बैंकों की संरचना को परिवर्तित कर दिया। जब 1991-92 में वित्तीय सुधारों का दौर चालू हुआ, उस समय नए निजी बैंक अस्तित्व में आए। इसके द्वारा बैंकों का प्रौद्योगिकी के रूप में उपयोग भी बढ़ा और बैंकों में ग्राहक सेवा में भी काफ़ी हद तक सुधार हुआ। आज सभी बैंक वैश्विक मानकों के अनुरूप नई योजनाओं के विकास के मामले में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। बैंक अपने ग्राहकों को बचत, विप्रेषण मतलब कि रेमिटेंस, ऋण और अन्य अनुषंगी योजनाएं उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही बैंकों को बीमा और अन्य जोखिम प्रबंधन योजनाओं भी उपलब्ध करा रहे हैं। आखिर बैंक अनेक शाखाएं और सहकारी समितियों के द्वारा भारतीय नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही हैं। हम बात करते हैं कि बैंकिंग सेवाओं की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। तो बैंकिंग सेवाओं की जरूरत आपको बचत, बीमा और सबसे महत्वपूर्ण ऋण सुविधाओं के लिए आवश्यक है। खासकर वैसे लोग जो कमजोर या आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं, उनके समग्र विकास के लिए बैंकिंग सेवाओं का होना अत्यंत आवश्यक है। वंचितों तक मतलब जो बैंक तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनके लिए बैंकिंग शाखा और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के उचित मॉडल के रूप में वित्तीय समावेशन में जो लोग बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं, तो वंचितों तक पहुंचने के लिए शाखा बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग उचित मॉडल नहीं है, क्योंकि वित्तीय समावेशन में वित्तीय शिक्षा, परामर्श और लोगों के साथ नज़दीकी संबंध बनाना शामिल है। इस तरह बैंक रहित और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक बैंकिंग सेवाओं को ले जाने के लिए कारोबार सुलभकर्ता या कारोबार प्रतिनिधि मॉडल शुरू किया गया है, जिसे आप बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट या बीसी बोलते हैं। कारोबार प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त जो व्यक्ति होता है या कोई कंपनी है, वो उस क्षेत्र में कार्य करती है जहां की लोगों को बैंकिंग सेवा उपलब्ध नहीं है या बैंक के विस्तारित हिस्से के रूप में कार्य करती है, और बैंक द्वारा नियुक्त व्यक्ति अथवा बीसी कंपनी कारोबार प्रतिनिधि या बीसीए के नाम से जाना जाता है। बैंकों से क्या मतलब होता है? बैंक आखिर है क्या? तो बैंक एक वित्तीय संस्था है और यह अपने बचतकर्ताओं और निवेशकों अथवा निधियों के उपयोगकर्ताओं के बीच में मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। मतलब कि एक व्यक्ति बचत करता है, दूसरा व्यक्ति ऋण लेता है या निवेश करता है, तो इन दोनों के बीच का जो कड़ी है वही है बैंक। अब हम बात करते हैं कि बैंक आखिर क्या क्या कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बचत, चालू या मियादी जमाओं के रूप में जमा राशियां स्वीकार करना। बैंक अपने ग्राहकों से धनराशि स्वीकार करते हैं बचत के रूप में, और उसके ऊपर में ब्याज दिया जाता है। जो बचत खाता है उसके रूप में कुछ ब्याज मिलता है, जबकि चालू खाता के ऊपर में कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता है। कुछ ऐसे खाते होते हैं जिनको लंबी अवधि तक के लिए ग्राहक जमा करके रखते हैं, और वैसे खाते को मियादी जमा राशियां कहा जाता है। इस मियादी जमा राशियों में आप सावधि जमा, आवर्ती संचयी जमा, मासिक आय जमा इत्यादि देख सकते हैं। बैंक का दूसरा काम है ऋण देना या अग्रिम देना,
जिसके ऊपर में बैंक ब्याज लेती है और यही ब्याज बैंकों के आय का साधन होता है। बैंक विभिन्न प्रकार के ऋण और अग्रिम के रूप में धनराशि उधार देती है। बैंक नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट मांग या मियादी ऋण के रूप में उधार देती है और उधारकर्ताओं की कार्य रूपरेखा के अनुसार ऋणों को कुछ मोटे तौर पर कॉर्पोरेट ऋण, एमएसएमई, अग्रिम या कृषि ऋण, खुदरा ऋण इत्यादि में विभाजित किया गया है। ऋण को प्रतिभूतियों मतलब कि सिक्योरिटी के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है और वैसे ऋण जहां सिक्योरिटी उपलब्ध होती है उसे प्रतिभूति ऋण कहा जाता है और जो ऋण में प्रतिभूति नहीं होती है उस ऋण को बेजमानती ऋण कहा जाता है, अनसिक्योर्ड लोन कहा जाता है। अगर ऋण समय से चुकाया नहीं जाता है तो उसे एनपीए या अनर्जक आस्ति कहते हैं और जो एनपीए ऋण है मतलब एक बार ऋण अगर एनपीए हो जाए तो उससे कोई भी लाभ नहीं होता, उससे आय नहीं होता है बैंक को और यह बैंक के लिए हानि की बात होती है। इसके अलावा बैंक रेमिटेंस मतलब कि विप्रेषण सेवाएं देते हैं। मतलब आप देखिए कि जहां एक कारोबारी है और दूसरे जगह पर एक दूसरा कारोबारी है, अब दोनों को व्यापार करना है तो क्या करना होगा, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को जब तक धन नहीं देगा तब तक दूसरा व्यापारी अपने माल को दूसरे व्यापारी को हस्तांतरित नहीं करेगा, उसे सौंपेगा नहीं। एक जगह से दूसरे जगह तक व्यापारी को जाना भी मुश्किल है और बहुत बड़ी धनराशि ले जाकर के व्यापार करना भी मुश्किल होता है। तो इसके लिए बैंक रेमिटेंस सुविधा देती है। व्यापारी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे धन ले जाकर के दूसरे व्यापारी को देने की ज़रूरत नहीं है। बैंक के द्वारा यह रेमिटेंस सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अलावा बैंक अपने ग्राहकों को जमा और ऋण के अलावा अन्य सुविधाएं भी प्रदान करता है, जैसे कि व्यावसायिक फर्म और समाज के लिए जो उपयोगी हो। बैंक सुरक्षित जमा, लॉकर, साख-पत्र, बैंक गारंटी या बाहरी चेकों का संग्रहण भी करता है और इसके लिए बैंक कमीशन या एक फीस वसूल करता है जिसे गैर ब्याज आय कहा जाता है। यह ब्याज से अर्जित आय नहीं है, यह गैर ब्याज आय है। बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सुविधा भी प्रदान करते हैं और यह सुविधा आज के समय में सूचना और संप्रेषण की प्रगति के मद्देनजर हो पा रही है। निजी या सरकारी बैंक दोनों तरह के बैंक आज अधिक से अधिक सूचना प्रौद्योगिकी आईटी संचालित प्रणालियों को अपना लिया है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम आदि जैसे नए सुविधाएं आप देखने के लिए देख पाते हैं। बैंकों की मांग ड्राफ्ट या धन अंतरण के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि या निधियां प्रेषित करना बैंक का कार्य है। इसके अलावा कुछ अन्य कार्य हैं, जैसे ग्राहक के आदेशानुसार बिजली बिल, स्कूल फीस इत्यादि का भुगतान करना, सरकार की ओर से कर भुगतान स्वीकार करना, कारोबार, कृषि, घर खरीद, वाहन खरीद आदि के लिए धनराशि उधार देना, विदेशी मुद्रा खरीद बिक्री करना, ग्राहकों की मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रहने के लिए लॉकर की सुविधा प्रदान करना, एटीएम मशीनें संचालित करना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान करना, म्यूचुअल फंड और अन्य बीमाएं योजनाएं बेचना। बैंकों का प्राथमिक कार्य जमा राशियों के रूप में धनराशि स्वीकार करना और फिर उसे उधारकर्ताओं को ऋण देना है और इस तरह बैंक कार्य करती है। इसके अलावा बैंक कुछ हिस्सा बॉन्ड या प्रतिभूतियों में भी निवेश करती है। चलिए अब हम बात करेंगे कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली की संरचना क्या है। तो बैंक को दो भाग में हम बांट सकते हैं, एक है अनुसूचित बैंक, दूसरा है गैर अनुसूचित बैंक। वैसे बैंक जो भारतीय रिजर्व
बैंक की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध है उन्हें अनुसूचित बैंक कहा जाता है। जो इस दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है उन्हें गैर अनुसूचित बैंक कहा जाता है। तो सभी बैंक अनुसूचित बैंक की श्रेणी में नहीं आते हैं। कुछ ऐसे भी बैंक हैं जो गैर अनुसूचित बैंक हैं। बैंक का एक दूसरा क्लासिफिकेशन वर्गीकरण जो किया गया है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम बात करेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जिसमें कि भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंक जो कि IDBI बैंक है वह आते हैं। इसके बाद आता है निजी क्षेत्र के बैंक। निजी क्षेत्र को बैंक कुछ इस तरह से विभाजित किए गए हैं। निजी क्षेत्र के पुराने बैंक, निजी क्षेत्र के नए बैंक, विदेशी बैंक, भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक। इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक। अब हम इनको एक एक करके इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। इस तरह के बैंकों का स्वामित्व जनरली सरकार के पास होता है। इनका जो शेयर होता है, शेयर पूंजी 51% से अधिक सरकार के पास है और भारत में लगभग 72% ऐसे बैंक हैं जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक है भारत में और इसकी कई अन्य वित्तीय सहायक संस्थाएं हैं, जैसे SBI जीवन बीमा, SBI म्यूचुअल फंड, SBI फैक्टर्स, SBI कैपिटल मार्केट, SBI कार्ड्स इत्यादि। राष्ट्रीयकृत बैंक में अन्य बैंक आप देखते हैं जिसमें कि पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इंडियन बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, कॉरपोरेशन बैंक है। ये सभी आपके राष्ट्रीयकृत बैंक की श्रेणी में आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंक में आपका IDBI बैंक है। उसके बाद हम बात करते हैं निजी क्षेत्र के बैंक। निजी क्षेत्र के बैंक को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं निजी क्षेत्र के पुराने बैंक। निजी क्षेत्र के पुराने बैंक ऐसे बैंक हैं जो कि बहुत पुराने हैं और इनका जो तुलन पत्र का आकार है बहुत छोटा है। इनका परिचालन क्षेत्रीय प्रबंधन और व्यावसायिक गतिविधियों की शैली परंपरागत है। कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जैसे कि CSB बैंक, सिटी यूनियन बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, ये सभी आपके निजी क्षेत्र के पुराने बैंक हैं। निजी क्षेत्र के नए बैंक 1993 के बाद जो बैंक निगमित किए गए निजी क्षेत्र में, उन्हें निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में जाना जाता है। और निजी क्षेत्र के नए बैंक जो बने वे बेहतर रूप से पंजीकृत, प्रौद्योगिकी संचालित, कारोबार विकास में आक्रामक और इनकी कार्यशैली भारत में परिचालित विदेशी बैंकों से लिए गए हैं। ये कई तरह के चैनलों का उपयोग करते हैं और इसमें मुख्य रूप से एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक इत्यादि नाम शामिल हैं। विदेशी बैंक की अगर हम बात करें तो विदेशी बैंक विदेशों में स्थापित बैंक होते हैं, लेकिन इनका परिचालन भारतीय शाखाओं के जरिए भारत में भी किया जाता है और इसको रिजर्व बैंक ने लाइसेंस मंजूर किया होता है। इनकी शाखा नेटवर्क अपेक्षाकृत कम होती है और ये अधिकांशतः महानगरीय शहरों और राज्यों की राजधानियों में परिचालित होते हैं, वहाँ पर कार्य करते हैं। इनका बड़ा हिस्सा ऋण का, कॉरपोरेट बैंकिंग, विदेश मुद्रा विनिमयन, आयात निर्यात और व्यापारी बैंकिंग आदि का होता है। वर्तमान में 44 विदेशी बैंक भारत में कार्यरत हैं, जैसे सिटी बैंक, HSBC, PNB परिभाष इसके उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं स्थानीय क्षेत्र बैंक। स्थानीय क्षेत्र बैंक ऐसे बैंक होते हैं जिनको निर्दिष्ट क्षेत्र में कार्य करने का लाइसेंस प्रदान किया गया होता है। यह कम पूंजी पर परिचालित होते हैं और यह वाणिज्यिक क्षेत्र की सभी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। वर्तमान में 3 स्थानीय बैंक हैं: कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कृष्णा भीमा समृद्धि लैब लिमिटेड और सुभद्रा लोकल बैंक लिमिटेड।
इसके बाद हम बात करते हैं भुगतान बैंक। भुगतान बैंक व्यक्तियों, लघु कारोबारियों और अन्य संस्थाओं से मांग जमा राशि, चालू जमा राशि या अन्य बचत जमा राशियां स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रति ग्राहक उच्चतम सीमा है 1 लाख रुपए। 1 लाख से ज़्यादा की धनराशि ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये भुगतान बिलों का भुगतान करते हैं, म्यूचुअल फंड, बीमा और पेंशन योजनाओं का भी वितरण करते हैं, लेकिन यह ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकते हैं और क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में 6 भुगतान बैंक कार्यरत हैं बैंक इंडिया में। इनके नाम है एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक और NSDL पेमेंट बैंक लिमिटेड। लघु वित्त बैंक। लघु वित्त बैंक वैसे बैंक होते हैं जो जमा राशि भी स्वीकार करते हैं और ऋण भी देने का कार्य करते हैं। ये वाणिज्यिक बैंक के छोटे रूप इनको आप मान सकते हैं, लेकिन इनका ऋण का जो 75% हिस्सा है, 75% हिस्सा प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रों को जाता है और इनका 50% हिस्सा ऋण का 50% हिस्सा 25 लाख रुपए से कम के होने चाहिए। 25 लाख रुपए से कम होने चाहिए इनके पूरे ऋण का 50% हिस्सा। लघु वित्त बैंक लघु व्यवसाय, असंगठित क्षेत्र, कम आय वाले परिवारों, कृषकों या प्रवासी कार्य बल की ऋण और रेमिटेंस जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थानीय क्षेत्रों की सेवा करते हैं। फिलहाल वर्तमान में 11 लघु वित्त बैंक भारत में कार्यरत हैं। कुछ एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक इत्यादि। सहकारी बैंक। सहकारी बैंक राज्य सहकारी अधिनियम के अंतर्गत सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत होते हैं और उनका मुख्य विनियामक राज्य सरकार होते हैं अगर वह एक राज्य में परिचालित है, मतलब एक राज्य में कार्य कर रहे हैं। अगर वे एक से अधिक राज्य में कार्य करते हैं तो इनका मुख्य विनियामक केंद्र सरकार होते हैं। बैंकों को शहरी सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंकों में वर्गीकृत किया जाता है। इस तरह के बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में सहकारी बैंकों का तुलन पत्र बहुत छोटा होता है और सभी सहकारी बैंकों को अनुसूचित बैंक का दर्जा हासिल नहीं है। जो मैंने ऊपर में बताया था गैर अनुसूचित बैंक, वो इसी तरह के बैंक ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना ग्रामीण विकास को केंद्र में ध्यान रखकर की गई है। यह भी अनुसूचित बैंक होते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रायोजित होते हैं। इनके स्वामित्व का 50% भाग केंद्र सरकार के पास, संबंधित राज्य के पास 15% और प्रायोजक स्पॉन्सर्ड बैंक के पास 35% हिस्सा होता है। वर्तमान में कुल 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं भारत में। भारत में बैंकों की देखरेख के लिए और बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए कुछ एजेंसी है, कुछ संस्थाएं हैं। जैसे कि हम बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की। भारतीय रिजर्व बैंक सभी बैंकों का पर्यवेक्षण, नियंत्रण और विनियमन का कार्य संभालते हैं। यह नोट जारी करता प्राधिकारी, बैंकरों का बैंक और सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। भारत में अर्थव्यवस्था के अंदर स्थिरता बनाए रखने और आर्थिक नीतिगत ढांचा को बनाए रखने, उसके विकास के लिए भारतीय रिजर्व बैंक जिम्मेदार होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नाबार्ड की। तो नाबार्ड श्री बी शिवरमन की अध्यक्षता में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण व्यवस्थाओं से संबंध समीक्षा समिति, क्राफी कार्ड जिसे कहा गया,
ने संपूर्ण ग्रामीण ऋण प्रणाली के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की मंजूरी दी और इस तरह 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड अस्तित्व में आ गया। नाबार्ड 3 तरह के कार्य करता है, एक तो है वित्तीय, दूसरा है विकास और तीसरा कार्य होता है पर्यवेक्षण। तो नाबार्ड सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पर्यवेक्षण का कार्य करता है। बैंकों में अभी नए नए क्या डेवलपमेंट हुए हैं, बैंकों में अभी जो हाल फिलहाल में डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बैंकों में आप देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैंकों को अधिक स्वायत्तता दी गई है उनके परिचालन के मामले में। तो रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों को विनियमित कर दिया है और बैंकों को अपनी असेट और लायबिलिटी मतलब आस्ती और देयता के प्रबंधन के अनुसार ऋण की ब्याज दरों और जमा राशियों पर भी ब्याज दरों को निर्धारित करने का छूट दिया गया है। आज सर्वव्यापी बैंक का उद्भव हुआ है और ये कैसे हुआ है? तो एक छत्र के नीचे सभी तरह की बैंकिंग सेवाएं और योजनाएं उपलब्ध हो रही हैं। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती है, एक ही बैंक के नीचे हर तरह का सुविधा, जो फाइनेंशियल सुविधा है वो आपको एक ही बैंक के नीचे में मिल जाता है। इसके अलावा वित्तीय समावेशन पर भी अधिक बल दिया जा रहा है। वित्तीय समावेशन से तात्पर्य कम आय और सुविधाहीन समूहों को कम लागत पर बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान कर उनको बैंकिंग सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इन सभी योजनाओं का उद्देश्य ऐसे सभी लोगों को वित्तीय योजना उपलब्ध कराना था जो अभी तक ऐसी सुविधाओं से वंचित थे। दूर के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए कारोबार प्रतिनिधि और कारोबार सुलभकर्ता को भी लगाया गया है। साथ ही बैंकिंग में प्रौद्योगिकी का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और आज हम एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग इत्यादि से घर बैठे ही हर तरह की बैंकिंग सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। बैंकों को बेहद मजबूत बनाने के लिए और बेहतर कार्यकुशलता प्रदान करने के लिए, उनको लाभप्रदता प्रदान करने के लिए बैंकों का मर्जर हो रहा है, उनका विलय किया जा रहा है, उनको समेकन किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि आज मोबाइल का दौर है, तो मोबाइल बैंकिंग भी अपने चरम सीमा पर है। मोबाइल बैंकिंग के द्वारा बैंकिंग सेवाएं जैसे निधियां अंतरण, तत्काल भुगतान, पूछताछ सेवा, डीमैट खाता खोलना, चेकबुक के लिए अनुरोध, बिल भुगतान आदि किया जा रहा है। तो मोबाइल से आप हर तरह की सुविधा, बैंकिंग सुविधा प्रदान ले सकते हैं, मतलब कि बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर रही हैं और आप घर बैठे बैंकिंग सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। मोबाइल वॉलेट के जरिए मोबाइल बैंकिंग की शुरुआत 2012 में की गई थी। तो मैं समझता हूं कि आपको भारतीय बैंकिंग की संरचना और बैंकों के प्रकार, उनके कार्य, जो नए डेवलपमेंट हुए हैं, उन सभी के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिल गई होगी। तो इस वीडियो को मैं चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ ले पाए, वे भी लाभान्वित हो पाएँ। अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटी का आइकन है उसे भी दबा दें, जिससे कि मेरी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।